So students, today is day 8, the solution of thermodynamics. So my name is Himanshu sir, HP sir. ठीक है, तो बैच क्या है? रिवीजन. आई होप यू हैव गॉन थ्रू माय वन शॉट रिवीजन लेक्चर. उससे तुम्हें काफी क्लैरिटी मिल जाएगा, फ्लो मिल जाएगा चैप्टर का. चलो डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट. थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है? एक रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, कितना एक्सटेंट तक होगा, ठीक है, बेसिकली कौन से कंडीशंस में होंगे, वही सब से डील करता है. लेकिन स्पीड से के साथ डील नहीं करता वो. मतलब बेसिकली केमिकल काइनेटिक स्पीड के साथ डील करता है. तो ऑप्शन इज द रेट ऑफ विच अ रिएक्शन प्रोसीड्स. ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन 1 नंबर क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? The presence of reacting species in a covered beaker is an example of open system. Covered beaker मतलब closed system होगा. तो basically there is an exchange of energy as well as matter between the system and the surrounding in a closed system. Closed system में सिर्फ energy exchange होता है, matter exchange नहीं होता. The presence of reactants in a closed vessel made up of copper is an example of closed system. सही बात है, copper क्या है? Insulated नहीं है, उसके थ्रू heat exchange हो सकता है. ठीक है, क्लोज्ड है तो मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता, एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है. तो दिस इज अ करेक्ट क्लोज सिस्टम का करेक्ट एग्जांपल. फोर्थ वाला, द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट्स इन अ थर्मोस फ्लास्क और एनी अदर insulated vessel, closed insulated vessel is an example of closed system. Actually isolated system का example है. डी नंबर. तो करेक्ट कौन सा है? सी. अ थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज अ क्वांटिटी. स्टेट वेरिएबल क्या होता है? पाथ पे डिपेंड नहीं करता. तो बेसिकली हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. ठीक है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन भी हो गया, थर्ड नंबर क्वेश्चन भी हो गया. अब आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में. तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन एन एडियाबेटिक एक्सपांशन ऑफ गैस. देखो एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक का मतलब क्या होता है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन में Q इज इक्वल टू 0 होता है. तो फर्स्ट लॉ से देखोगे तो डेल्टा ई या डेल्टा यू कुछ भी लिखो, दैट विल बी इक्वल टू W. अब एक्सपांशन हो रहा है, वर्क डन बाय द गैस हो रहा है, तो वर्क डन खुद नेगेटिव बन जाएगा, वो अलग बात है. लेकिन यही है इक्वेशन, इक्वेशन यही है बेसिकली, है ना. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ वाला ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन है. क्लियर. अब तुम बोलोगे सर एक्सपांशन है, डब्ल्यू तो नेगेटिव होना चाहिए. हाँ बिल्कुल, तो डेल्टा ई का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, बट डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू नहीं होगा. ठीक है, जो फर्स्ट लॉ है वो ही रहेगा. तो ये हो गया फोर्थ वाला क्वेश्चन. नेक्स्ट, सॉरी ये हो गया फिफ्थ वाला क्वेश्चन, और फोर्थ वाला क्वेश्चन हो गया. फिफ्थ वाला क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है? इन अ क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर ऑफ अ लिक्विड. एक लिक्विड है ना, क्लोज्ड है, इंसुलेटेड है. इंसुलेटेड मतलब एडियाबेटिक बाउंड्री है बेसिकली. ठीक है, तो लिक्विड इज स्टीर्ड विथ अ पेडल टू इंक्रीज द टेम्परेचर. स्थिर कर दिया गया मतलब वर्क डन किया. इंसुलेटेड है मतलब क्यू जीरो हो जाएगा, तो जो भी वर्क डन का वैल्यू होगा वो डेल्टा ई के बराबर होगा. तो डेल्टा इज इक्वल टू डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्यू इज इक्वल टू जीरो होगा. तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? ए वाला ऑप्शन बेस्ट है. तो 5 नंबर क्वेश्चन हो गया, ये 5 नंबर क्वेश्चन था. ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं. ऐसे क्वेश्चंस में ही लोग फर्स्ट है. कैलकुलेशन क्वेश्चंस बहुत लोगों को आ जाता है थर्मो के. तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ गैस कैन एक्सपांड फ्रॉम 100 ml to 250 ml under a constant pressure of 2 atmosphere. The work done by the gas is, देखो वर्क डन बाय द गैस पूछा है और गैस एक्सपांड भी कर रहा है. वर्क डन W नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी पूछ के रखा है कि वर्क डन बाय द गैस कितना है. नेगेटिव का मतलब बाय द गैस, तो हमें बस मैग्नीट्यूड निकालना है. तो कैसे निकलेगा? एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो 6 नंबर क्वेश्चन, इरिवर्सिबल प्रोसेस का फॉर्मूला क्या था? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी था. ठीक है, पी एक्सटर्नल कितना है? 2 एटमोस्फेयर है. डेल्टा वी कितना है? एटमोस्फेयर लीटर में कर लेते हैं, एमएल में दिया हुआ लीटर में कर लेते हैं. फाइनल वॉल्यूम है 0.25 माइनस 0.1, ये हो गया एटमोस्फेयर लीटर में. लेकिन ऑप्शन जूल में है, एटमोस्फेयर लीटर को जूल में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 101 जूल. तो दिस विल बी द आंसर. आंसर ए आ जाएगा अगर सॉल्व करोगे तो इसको. ठीक है, तो मैं सॉल्व करके क्यों नहीं देता? मैं चाहता हूँ कि जो लोग फंसे हो इस क्वेश्चंस में, तो ऑब्वियसली वो एटलीस्ट कैलकुलेशन खुद से एक बार करके प्रैक्टिस करें. इजी क्वेश्चन है, कन्वर्शन सबको आता है. बेसिकली 1 एटमोस्फेयर लीटर इज इक्वल टू 101 जूल. क्लियर. ओके, so let's move to next question, that is question number 7. Okay, the pressure volume work
for an ideal gas can be calculated by using this. The work can be calculated from the PV lab using area under the PV with specific limits, which when an ideal gas is compressed reversibly and irreversibly, VI से V final तक compress कर रहा है, compress कर रहे हैं हम लोग, compress कर रहे हैं, compress है ना, PV है। अगर ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ पता है तो रिवर्सिबल प्रोसेस, ग्राफ नहीं पता है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये ग्राफ पता है तो रिवर्सिबल वर्क डन जो हो जाएगा वो एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा, ये हो जाएगा W रिवर्सिबल, ये वाला पोर्शन हो जाएगा W रिवर्सिबल। ऐसा है, कंप्रेस कर रहा है, ये वॉल्यूम इनिशियल है, ये वॉल्यूम फाइनल है। अब देखो अगर इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है मतलब जो फाइनल प्रेशर होता है वही एक्सटर्नल प्रेशर होता है, पी एक्सटर्नल होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू है पी एक्सटर्नल का, और इरिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी इतना पोर्शन है चेंज इन वॉल्यूम। तो ये दोनों साइड को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना बड़ा एक रेक्टेंगल का एरिया मिलेगा, पूरे रेक्टेंगल का एरिया मिलेगा, तो वो हो जाएगा W इरिवर्सिबल। तो इधर पे दिख ही रहा है इरिवर्सिबल का एरिया बड़ा है, ऊपर से वर्क डन पॉजिटिव है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है बिकॉज कंप्रेशन है, तो W irreversible will be greater than W reversible। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वर्क डन इरिवर्सिबल हमेशा रिवर्सिबल से बड़ा होता है। एक्सपांशन में क्या हो जाएगा, एरिया कम आएगा लेकिन इरिवर्सिबल का, लेकिन वर्क डन नेगेटिव है इसीलिए फाइनली वैल्यू को बड़ा कंसीडर करते हैं। तो आपसे दिमाग में फिट कर लो, इरिवर्सिबल वर्क डन इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिवर्सिबल वर्क डन, but if it is expansion, magnitude of irreversible work done is less than magnitude of reversible, पर माइनस लग जाता है तो फाइनली नेट irreversible work done रिवर्सिबल से बड़ा ही आता है। नेक्स्ट, 1 mole of a monoatomic ideal gas is expanded from this to this 1 to 2 expand, मतलब ऐसा एरो होगा एक्सपांशन, ठीक है। स्टेट, ये स्टेट 1 पकड़ेंगे, स्टेट को 2 पकड़ेंगे, है ना। As shown in the figure, calculate the work done for the expansion of the gas state 1 to 2 at 298 Kelvin। isothermal process है, isothermal process का work done होता है minus 2.303 RT log of V2 by V1, है ना। या इसको ऐसे कर लो, हमारे पास वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम दिया नहीं है, एक इनिशियल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम दिया ही नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। दूसरा और एक फॉर्मूला है 2.303 RT log ऑफ P1 by P2, है ना। तो आंसर जूल में है, तो सबसे पहले R की वैल्यू जो है वो डाल दो 25/3, टेम्परेचर 298 केल्विन है, तो टेम्परेचर के जगह ऑलमोस्ट इक्वल टू 300 डाल के देखो, इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन आसपास आ जाएगा। 2.303 है ही, P1 इनिशियल प्रेशर, P1 बन जाएगा 2 और P2 बन जाएगा 1, है ना, फाइनल प्रेशर। सो इसका वैल्यू हो जाएगा 2/1 log 2 मतलब 0.3, कैलकुलेट कर लो, एंड ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 का है सोल्यूशन, ठीक है, समझ में आया। वैल्यू ही पुट करना है, प्रेशर समझ में आया, ये इनिशियल प्रेशर 2 है और फाइनल प्रेशर 1 है, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, असर्शन बोल रहा है del H is equal to del U if delta Ng difference is number of moles of gas is 0। रीजन है del H is equal to del U plus delta Ng RT। बिल्कुल रीजन वाला फॉर्मूला सही है, और इसमें डेल्टा Ng 0 आ जाएगा तो del H is equal to del U आ जाएगा, तो ऑब्वियसली बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सही बात है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। For the reaction of 1 mole zinc dust with 1 mole of sulfuric acid in a bomb calorimeter, याद रखना बॉम्ब कैलोरीमीटर वर्ड रहते ही, बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या है, एक रिजिड कंटेनर है, रिजिड कंटेनर, वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता मतलब वर्क डन 0 हो जाएगा। ये वर्ड देखते ही दिमाग में डालना कि W 0 है, तो W अगर 0 है तो del U इज इक्वल टू Q के बराबर हो जाएगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन है, del U इज इक्वल टू Q, W इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी इजी है।
बस बॉम्ब कैलोरीमीटर एपरेटस जो है उसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि वॉल्यूम चेंज नहीं होता उसमें। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। क्वेश्चन नंबर 11, एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, सब सब फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, CO है, कितना है, CO इज -110, CO2 is -393, N2O is 81 और N2O4 is 9.7। ठीक है, ये वैल्यूज दिया हुआ है 9.7 रेस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द डेल्टाइड्स रिएक्शन, रिएक्शन कौन सा है, N2O4 plus 3CO gives N2O plus 3CO2। सो फॉर्मेशन अगर गया है, ये सब डेल्टाइज फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन अगर गया है तो डेल्टाइज क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। तो N2O का 81 है इसका, प्लस 3 इंटू CO2, CO2 का -393 है ना। ये प्रोडक्ट का हो गया माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट N2O4 है, N2O4 कितना है 9.7 माइनस CO, CO का कितना है 110, 3 इंटू -110, ये माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 11, इजी क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मेशन अगर गिवन है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बॉन्ड एनर्जी गिवन है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, लेकिन कंबशन गिवन है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, याद रखना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 क्या बोल रहा है, द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ CCl4 इज दिस, कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड फॉर द वेपोरेशन ऑफ इतना ग्राम 284 ग्राम ऑफ CCl4 एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर मोलर मास ऑफ CCl4 इज दिस। देखो पर मोल का, एक मोल का कितना है, एक मोल का जो वैल्यू है वो है तुम्हारा 30.5 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है CCl4 का एंथैल्पी। कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू वेपोराइजेशन ऑफ इतना ग्राम, इतना ग्राम में कितना मोल होगा 284 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 154। तो एक मोल का अगर इतना है तो इतने मोल का कितना होगा 30.5 इंटू 154 इंटू 284। ठीक है, तो एक मोल के लिए इतना, तो इतने मोल के लिए इतना, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका कैलकुलेट करोगे तो। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 क्या बोल रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O का रिएक्शन लिख लेते हैं पहले। H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस gives H2O लिक्विड। उसके बाद क्या है, देन डेट ऑफ H2O गैस, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, ये तो रेफरेंस डेट में होना चाहिए और एक मोल फॉर्म होना चाहिए जिसका भी फॉर्मेशन गिवन है H2O गैस। ये चीज थोड़ा सा ट्रिकी है, समझो बात। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O इज ग्रेटर देन दैट ऑफ H2 लिक्विड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ H2 गैस जब बोलता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जनरली नेगेटिव होता है। लेकिन कभी भी तुम्हें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऐसे बोल दे कंपेयर करने के लिए तो उसकी मैग्नीट्यूड पकड़नी पड़ती है, किसमें ज्यादा हीट रिलीज हुआ वो वाला बात बोल रही है। ये क्या बोल रहा है कि इस वाले रिएक्शन में ज्यादा हीट रिलीज होता है देन ये वाला रिएक्शन। ठीक है, ये असर्शन है।
रीजन बोल रहा है द एंथैल्पी चेंज इज नेगेटिव फॉर द कंडेंसेशन। कंडेंसेशन रिएक्शन में एंथैल्पी नेगेटिव होता है, सही बात है। H2O गैस को जब लिक्विड में कन्वर्ट करोगे हीट रिलीज होगा। देखो समझो बात, ये दो हेस्लॉक से अगर ये दोनों को जोड़ोगे तो फाइनली ये आएगा। क्लियर है? अब देखो इससे भी हीट रिलीज हो रहा है, इससे भी हीट रिलीज हो रहा है, दोनों को जोड़ोगे तो ज्यादा हीट रिलीज होगा, है ना? तो इससे जो हीट रिलीज हो रहा है प्लस इसका जो हीट रिलीज हो रहा है, ये दोनों को ऐड करोगे तो फाइनली ये मिलेगा। तो ऑब्वियसली इस वाले रिएक्शन में हीट रिलीज क्या होगा, इस वाले रिएक्शन से ज्यादा होगा। वो वाला क्वेश्चन है ये 13, है ना? तो इसको प्लस माइनस में मत पढ़ो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जब बोल रहा है बस मैग्नीट्यूड को समझना है कि किसमें ज्यादा हीट रिलीज हो गया। तो बोथ असर्शन रीजन इज करेक्ट एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ये नेगेटिव है मतलब इसमें भी थोड़ा हीट रिलीज हुआ, इन दोनों को जोड़ के ये मिलता है। ठीक है, तो इसमें इससे ज्यादा हीट रिलीज होगा। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 13, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है हीट ऑफ कंबशन ऑफ CH2 and CH4 are this, then del H of this is CS plus 2H2 gas gives CH4 gas। इस बार सबके एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन है। मैंने क्या बोला था, एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना होता है। तो रिएक्टेंट क्या है, -94, कार्बन का -94 है, प्लस 2H2O, 2H2 2 इंटू -68 माइनस CH4 का कितना गिवन है, -213। तो इससे आ जाएगा। तो क्या याद रखोगे, अगर कंबशन गिवन है तो क्या करना है, कंबशन गिवन है तो तुम्हें करना है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा निकला, 14 वाला निकला। तो ये कैलकुलेट करके तुम्हें ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। ठीक है, तो फिर से याद रखना बॉन्ड एंथैल्पी में भी क्या है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। कंबशन में भी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक, नेक्स्ट 15 में आते हैं। 15 क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस delta H is this the energy involved when 7.8 gram of benzene is burned in the air will be। देखो कभी भी एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन गिवन है, बेंजीन का 1 मोल यूज हो रहा है, तो 1 मोल के लिए और बर्न हीट इवॉल्व बोल रहा है तो मैग्नीट्यूड पूछा है। 1 मोल के लिए हीट इवॉल्व होता है 3264.4, है ना? अब क्या करना है, 7.8 का पूछा है, 7.8 के लिए कितना होगा, डिवाइडेड बाय क्या कर लो, मोलर मास कर लो। तो कार्बन बेंजीन का मोलर मास 78 होता है, तो इतने के लिए तो कितना हो जाएगा, ये कितना है 0.1 है, एक के लिए इतना है, तो कितने के लिए 0.1 के लिए कितना होगा, तो एक पॉइंट आगे आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 326.4 ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना? तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये है बेसिकली 3264.4 इंटू 0.1, इसकी वैल्यू 0.1 है। ठीक है, तो 15 वाला क्वेश्चन आसान भी है, कैलकुलेशन भी आसान है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड when 6 moles of octane is burned in air given delta H formation of carbon dioxide, water, octane are this respectively। फॉर्मेशन गिवन है, तो फॉर्मेशन गिवन होने से याद रखना प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना पड़ेगा, तो रिएक्शन गिवन नहीं है। रिएक्शन क्या गिवन है, हाउ मच एनर्जी विल रिलीज when 6 moles of octane is burned। ऑक्टेन C8H18 ये है। ठीक है, इसको अगर बर्न करोगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा। बैलेंस करो, है ना? तो बैलेंस करने से सबसे पहले कार्बन बैलेंस करते हैं तो 8 लगा दो, फिर क्या बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन, बैलेंस करते हैं तो 9 लगा दो। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 16 प्लस 9 25, तो इसमें लगा दो 25/2 लगा दो, तो ये बैलेंस हो गया। अब इस रिएक्शन में ऑक्टेन कितना मोल यूज हो रहा है, 1 मोल यूज हो रहा है, 1 मोल यूज हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना, 16 है ना, 1 मोल यूज हो रहा है।
तो ये रिएक्शन का अगर तुम बेसिकली दैलेज निकालोगे तो कैसे निकालोगे, क्या माइनस क्या करके निकालोगे? फॉर्मेशन गिवन है, सबके फॉर्मेशन गिवन है, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। CO2 CO2 फर्स्ट प्रोडक्ट CO2 8 इंटू CO2 का कितना है? 8 इंटू CO2 का -490 है, -490 है, प्लस 9 इंटू वाटर का कितना है? वाटर का -240 है, 240 है, माइनस ऑक्टेन का कितना है? फॉर्मेशन 160 है, 160 है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? -25/2 ऑक्सीजन का फॉर्मेशन, जो कि ये गैस फॉर्म में है, ये रेफरेंस स्टेट है तो इसकी जीरो होती है। ठीक है, इसको अगर करोगे तो 1 मोल का कैलकुलेशन मिलेगा, 1 मोल ऑफ ऑक्टेन को बर्न करोगे तो फाइनली जो आंसर आएगा, कितने मोल के लिए पूछा है? 6 मोल्स के लिए, तो 6 इंटू क्या करना पड़ेगा? टैलेज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 16 का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग ये डैलेज करके छोड़ देगा और ये गलती से ऑप्शन में रहा तो फटाक से मार देगा। ठीक है, तो इसीलिए बी केयरफुल, अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में क्या पूछ रहा है? इफ द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ HHBr and HBr are this then delta H for the reaction H2 है प्लस Br2 है। बॉन्ड एंथैल्पी यूज करने से पहले याद रखना सब गैसियस में होना चाहिए, गैस में है ही सब, तो मैं नहीं लिख रहा गैस। ठीक है, तो बॉन्ड एंथैल्पीज के लिए क्या करते हैं? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। H2 का HH का कितना है? 433। फिर Br का कितना है? Br का 192 माइनस 2 इंटू HBr का कितना है? 364, 364। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लो, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17 है तो इसका आंसर डी आ जाएगा। ओके, चलो। तो 17 का क्वेश्चन हो गया अपना। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या बोल रहे हैं? The standard enthalpy of NH, the standard enthalpy of formation of NH3 is this. The enthalpy of formation of H2 from its atoms is this, and N2 and that of N2 is this, the average bond enthalpy of NH. देखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 गिवन है और बाकी दोनों का इनडायरेक्टली बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है ना? इनडायरेक्टली बॉन्ड एंथैल्पी क्यों? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 फ्रॉम H इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 फ्रॉम H, मतलब ये वाला रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? तोड़ने वाली बात है, H2 गैस से 2H मिलने वाली बात है। तो बेसिकली बॉन्ड एंथैल्पी होगी इसी का ही उल्टा। ठीक है, तो बॉन्ड एंथैल्पी डायरेक्ट ना देके उसने कॉन्सेप्चुअली ये दिया है, मतलब इनडायरेक्टली बॉन्ड एंथैल्पी इज गिवन है, किसी का फॉर्मेशन की भी गिवन है, एक बॉन्ड एंथैल्पी अननोन है, वही पूछा है ना? तो बॉन्ड एंथैल्पी यूज करना पड़ेगा जो कि मैक्सिमम लोग का गिवन है, और फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखना पड़ेगा। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, NH3 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? N2, हाफ N2 करना पड़ेगा बिकॉज इसके आगे तो कुछ मोल नहीं लगा सकते, प्लस क्या करना पड़ेगा? H2 होने से क्या करना पड़ेगा? 3/2H2 करना पड़ेगा। सो दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। तो इस रिएक्शन की जो वैल्यू गिवन है वो है गिवन है 46। आप देखो इसी रिएक्शन को तो बॉन्ड एंथैल्पी से भी निकाला जा सकता है। तो बॉन्ड एंथ हाफ इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ N2, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ N2 कितना गिवन है? N2 H2 एटम इज दिस एंड N2 इज दिस। ये देखो ये तो फॉर्मेशन गिवन था N2 का कि N से N2 फॉर्म होने से ले इतना है, तो बॉन्ड एंथैल्पी इसी का उल्टा है तो माइनस हटा दो बस। 712 प्लस 3/2
इंटू H2 का कितना है 436 माइनस इसमें NH3 में कितने NH है 3 NH बॉन्ड है 3 NH बॉन्ड है अगर तुम लोगों को स्ट्रक्चर पता है तो 3 इंटू क्या हो जाएगा NH बॉन्ड एंथैल्पी जो कि हमें निकालना है इसी को निकालना है इस इक्वेशन से तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 18 को अगर सॉल्व करोगे तो ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 18 अपना हो गया लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19 19 क्या बोल रहा है द एंट्रोपी चेंज कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग ये फॉर्मूला तो हमें पता ही है व्हेन वाटर फ्रीजेस इन अ ग्लास बीकर चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग्स द फॉलोइंग वाटर क्या है एक ग्लास बीकर में वाटर क्या है लिक्विड में था फ्रीज हो गया है ना तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है लिक्विड से फ्रीज हो गया मतलब सिस्टम की जो एंट्रोपी है घट गई लिक्विड से सॉलिड बन गया तो डेल्टा एस सिस्टम डिक्रीजेस बट डेल्टा एस सराउंडिंग रिमेन्स द सेम देखो पहली बात तो फ्रीज हो गया मतलब प्रोसेस हो गया स्पॉन्टेनियस मतलब डेल्टा एस यूनिवर्स जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है डेल्टा एस सिस्टम डिक्रीजेस सिस्टम का नेगेटिव है सराउंडिंग चेंज ही नहीं हो रहा तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग करोगे तो भैया डेल्टा एस यूनिवर्स नेगेटिव आ जाएगा डेल्टा एस यूनिवर्स नेगेटिव मतलब ये प्रोसेस हो ही नहीं सकता लेकिन प्रोसेस तो हो चुका है तो ऑप्शन नंबर ए गलत है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ठीक है तो डेल्टा एस यूनिवर्स इज नथिंग बट डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग याद रखना इस केस में सिस्टम नेगेटिव है सराउंडिंग चेंज ही नहीं हो रहा तो डेल्टा एस यूनिवर्स नेगेटिव है मतलब प्रोसेस हो नहीं सकता लेकिन प्रोसेस तो हो चुका है तो ए नंबर ऑप्शन रॉन्ग है रॉन्ग वाले ऑप्शन भी समझ लो अच्छे से राइट वाला तो ठीक है डेल्टा सिस्टम इंक्रीजेस बट डेल्टा सराउंडिंग डिक्रीजेस नो डेल्टा सिस्टम तो इंक्रीज हुआ ही नहीं लिक्विड से सॉलिड बन गया तो डिक्रीज हुआ सी नंबर ऑप्शन डेल्टा सिस्टम डिक्रीजेस सही बात है तो अगर सिस्टम डिक्रीज है सराउंडिंग को इंक्रीज होना ही पड़ेगा और सिस्टम जितना डिक्रीज हो उससे ज्यादा इंक्रीज होना पड़ेगा तभी तो यूनिवर्स पॉजिटिव आएगी तो सी वाला इज अ करेक्ट ऑप्शन डी वाला डेल्टा सिस्टम डिक्रीजेस ये सही बात है डेल्टा सराउंडिंग ऑल्सो डिक्रीजेस दोनों डिक्रीज हो जाएगा तो डेल्टा यूनिवर्स भी डिक्रीज हो जाएगा है ना नेगेटिव आ जाएगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस बनेगी कैसे तो 19 वाला क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन कौन सा है सी है बेस्ट ऑप्शन नहीं करेक्ट ऑप्शन है बाकी सब रॉन्ग है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 19 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन स्टडी ऑल द ऑप्शंस एक्चुअली इसका सिर्फ करेक्ट ऑप्शन ही इंपॉर्टेंट नहीं है सारा ऑप्शन समझना इंपॉर्टेंट है which one of the following has delta is greater than 0 delta is greater than 0 मतलब क्या होना चाहिए गैसियस मोल्स बढ़ना चाहिए नहीं तो सॉलिड से एक्वस होने से भी चलेगा एक्वस भी घूमता फिरता रहेगा सॉलिड तो घूमेगा नहीं तो देख लो बस पहले में क्या है ऑप्शन नंबर ए में एक मोल ऑफ सॉलिड है एक मोल ऑफ गैस है फाइनली सॉलिड है तो पहले गैस था बाद में गैस रहा ही नहीं तो डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 तो होगा नहीं पहले वाले में एक्वस था एक्वस से सॉलिड बन गया तो घट गया एंट्रोपी थर्ड वाले में सॉलिड से एक्वस बन गया बढ़ गया एंट्रोपी सही बात है फोर्थ वाले में पहले 4 मोल्स थे बाद में 2 मोल्स हो गए कम हो गए तो एंट्रोपी भी कम होगी है ना तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन 20 का 21 का फॉर द रिएक्शन टू ऑकर स्पॉन्टेनियसली ऑकर अगर स्पॉन्टेनियस ये डेल्टा जी वाला कॉन्सेप्ट है तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस ऑकर होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव आना चाहिए तो इसकी वैल्यू भी नेगेटिव आनी चाहिए बस इतना ही है तो याद रखना डेल्टा एस का कॉन्सेप्ट में पॉजिटिव आना चाहिए डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट में नेगेटिव आना चाहिए तो कौन सा वाला ऑप्शन है ए वाला ऑप्शन है मस्ट बी नेगेटिव इजी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जाते हैं 21 वाला अपना हो चुका है 22 में जाते हैं रिएक्शन ए प्लस बी गिव सी प्लस डी प्लस क्यू देखो प्रोडक्ट साइड में अगर क्यू एडेड है मतलब इसमें हीट रिलीज हुआ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज फाउंड टू हैव पॉजिटिव एंट्रोपी डेल्टा एच क्या है नेगेटिव डेल्टा एस क्या है पॉजिटिव तो डेल जी हो जाएगा डेल एच माइनस टी डेल एस डेल एच क्या है नेगेटिव है माइनस और ये देखो ये वाला नेगेटिव है ये वाला नेगेटिव है आगे माइनस लगा हुआ है और ये वाला क्या है पॉजिटिव तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर नेगेटिव बन जाएगा तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव फाइनली आंसर 100% नेगेटिव तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कोई टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है तो कौन सा वाला ऑप्शन है पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर कोई भी टेम्परेचर में ये पॉसिबल है बहुत अच्छा क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन ठीक है ऑप्शन नंबर डी और जिसको जिसको इसका रिवीजन करना है वो मेरा टेबल एक बार जाके देख ले अच्छे से ठीक है ओके
तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या बोल रहा है, अ प्लॉट ऑफ एल एन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, एक काइनेटिक्स में भी आता है ऐसा ग्राफ, एल एन के वर्सेस 1/t, वो रेट कांस्टेंट था, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वर्सेस 1/t इज एक्सपेक्टेड टू बी अ स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेप्ट ऑन द ऑर्डिनेट एक्सिस इक्वल्स टू। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला पहले तो ये कर लो, क्या क्या था, डेल्टा जी नॉट जो था दैट वाज माइनस 2.303, हटा दो बिकॉज एल एन है, तो आर टी एल एन के था। अब जी नॉट इसमें है ही नहीं, सब एस एस वाले ऑप्शन है, तो डेल्टा जी नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें, 23, शुड बी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। हमें क्या चाहिए, एल एन के वर्सेस 1/t चाहिए, तो एल एन के इस तरफ लेके आ जाओ, तो आर टी एल एन के शुड बी इक्वल टू टी डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस नॉट माइनस डेल्टा एच नॉट। ठीक है, तो भाई एल एन के विल बी इक्वल टू आर टी से डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा डेल्टा एस नॉट बाई आर माइनस delta H naught divided by RT, which can be written as minus delta H naught by R 1 by T plus delta S naught by R। तो y is equal to mx plus c ग्राफ हो गया, इसका c कितना है, डेल एस नॉट बाई आर, तो ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज y इंटर से पूछा, इसका स्लोप भी पूछा जा सकता था, आंसर होता माइनस डेल एच नॉट बाई आर। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो हमें हर एक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, और ग्राफ इतना इजी है कि पूरे सिलेबस में दो ही ग्राफ के बारे में पूछता है, एक है स्ट्रेट लाइन, एक है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है एक्स वाई इक्वल टू c। नेक्स्ट आ जाओ 24 नंबर क्वेश्चन में, when 1 mole of gas is heated at constant volume, temperature raised from 298 Kelvin to 308 Kelvin. Heat supplied in the gas is इतना, when does which of the statement is correct। देखो constant volume मतलब सबसे पहले तो वर्क डन 0 हो गया, तो भैया जो Q डेल यू हो गया वो Q के बराबर हो गया, है ना। तो बेसिकली Q कितना दिया मैंने, 500 है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी नंबर ऑप्शन, Q इज इक्वल टू डेल इज इक्वल टू 500, W इज इक्वल टू 0। सो 24 नंबर क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इजी बट ट्रिकी। कोई अगर कैलकुलेशन करने बैठ जाएगा ये सब वैल्यूज देख के कि आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल नहीं कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस है ये, वो करते हैं तो इसमें फंस जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ 0.75 moles of an ideal gas expands isothermally at 27 degrees Celsius from 15 liter to 25 liter, the work done obtained is expands work done obtained is isothermal expansion। expansion मतलब work done by the gas नेगेटिव होना चाहिए, बट इसमें मैग्नीट्यूड भी पूछा है, सारे प्लस आंसर दिया हुआ है। लगा दो फॉर्मूला, W इज इक्वल टू माइनस एन आर टी, एन कितना है 0.75, आंसर चाहिए लीटर एटमॉस्फेयर में, याद रखना लीटर एटमॉस्फेयर है, आर की वैल्यू होगी 1/12, टेम्परेचर कितना है 300, लॉग ऑफ लॉग नहीं 2.303 एक ऐड करना पड़ेगा, रुक जाओ, 300 हो गया इंटू 2.303, 2.302 पहले लिखना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, 2.303 इंटू लॉग ऑफ V2 बाई V1, V2 कितना है 15 लीटर से 25 लीटर, 25/15, तो क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, यह क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बी आ जाएगा। ट्रिक क्या है, बहुत लोग आर हमेशा 25/3 या 8.314 पुट कर देते हैं, वो झूल में है, इसमें लीटर एटमॉस्फेयर में अप्रोक्स वैल्यू होता है 1/12, तो ये सब चीजें याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, 25 हो गया अपना। 26, 5 moles of a gas is put through a series of change in the process of cyclic process, the process during AB। देखो AB क्या है, AB में ऐसा हो रहा है, वॉल्यूम एक्सिस में कोई चेंज नहीं है, तो आइसोकोरिक, AB इज आइसोकोरिक,
आइसोकोरिक। AC क्या है, CA क्या है, CA है टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर एक्सिस में पूरा सीधा है, तो ये है आइसोथर्मल। पहला आइसोकोरिक, ये वाला आइसोकोरिक, CA आइसोथर्मल, पहला आइसोकोरिक लास्ट में आइसोथर्मल। कौन सा वाला ऑप्शन है, सिर्फ ए वाला ऑप्शन है, तो दूसरा वाला देखने की जरूरत नहीं। वैसे कांस्टेंट प्रेशर होगा तो वॉल्यूम और टेम्परेचर ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, तो ये है आइसोबैरिक, है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिजिक्स में भी ये क्वेश्चंस पूछते हैं, तो बी केयरफुल। Assuming water vapor is an ideal gas, the internal energy change value when 1 mole of water is vaporized at 1 bar pressure at 100 degrees Celsius, given enthalpy of evaporation of water. तो दहलेज गिवन है, एंथैल्पी ऑफ वेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर लिक्विड से वाटर गैस, है ना। हमारा इसका दहलेज गिवन है 373, सॉरी ये तो टेम्परेचर है। दहलेज गिवन है तुम्हारा 41, है ना। तो क्या पूछा है, एज्यूमिंग द वेपर इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्यू पूछा है। सो डेल एच इज इक्वल टू डेल्यू प्लस आर टी डेल्टा एन जी। तो डेल्यू हो जाएगा डेल एच एस 41 माइनस आर, आर की वैल्यू हमें किलो जूल में चाहिए ना, किलो जूल में चाहिए, तो आर की वैल्यू, ये वैल्यू जो दिया हुआ वो यूज मत करो, 25/3 यूज करो, वो से किलो जूल तक डिवाइडेड बाई 1000 भी होगा। आर टी टेम्परेचर कितना दिया, 373 दिया हुआ है। डेल एन जी कितना है, 1 माइनस 1 दैट 1 माइनस 0 दैट इज 1। सो इसका कैलकुलेशन करके तो 41 से माइनस कर दो, बस दैट इज द आंसर। तो 41 से थोड़ा सा छोटा होगा, 41 से थोड़ा सा छोटा होता है जनरली, दिल्ली और दिल्ली के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 41 तो ऑप्शन हो नहीं सकता, 4.1 इतना इतना गैप नहीं रहता, 3.7 भी नहीं रहता, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर कैलकुलेशन ना भी करो, ये सब इंफॉर्मेशन भी रखो अपने माइंड में कि डेल एच और डेल यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बिकॉज दोनों है एक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, एट हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। A piston filled with 0.04 mole of an ideal gas expands reversibly from 50 ml to 375 ml at a constant temperature, टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल, del U इज इक्वल टू 0 हो जाता है, याद रखना, ठीक है, मोल्स अगर कांस्टेंट है तो। एज इट डस एब्जॉर्ब इतना, तो del U 0 होगा तो Q इज इक्वल टू माइनस W हो जाएगा, बस। हीट एब्जॉर्ब 208 है, तो हीट का वैल्यू 208 है, तो W का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 208। तो कौन सा वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन है सही, 28। ये भी ट्रिकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज 29, एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर माइंड में होते ही आइसो सॉरी इरिवर्सिबल प्रोसेस of 1 atmosphere, 4 moles of a metallic oxide undergoes complete decomposition in a open vessel according to the equation। इक्वेशन क्या है, 2MO2 gives 2MO plus O2। इसके 4 मोल्स है, लेकिन ये रिएक्शन देख लो, 2 मोल वाला रिएक्शन है, याद रखना, ये सब ही बेसिकली गलती करवाएगा। The work done by the system in kilojoule is, work done by the system at constant pressure, 1 mole of work done by the system, यह है S, यह है S, यह है गैस। At constant external pressure of 1 atmosphere, 4 mole of a metallic oxide इतना undergoes complete decomposition this। तो वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन के लिए अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है तो W इज इक्वल टू माइनस एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर इतना मोल माइनस P डेल V हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 29 है। अब इसको कैसे लिख सकते हो, टेम्परेचर गिवन है तो कहीं ना कहीं तो यूज होगा, मोल्स P गिवन है 4 मोल्स, तो P डेल V के जगह
क्या लिख सकते हो, माइनस 4 moles ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड अंडरगोस 4 moles ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड अंडरगोस, मतलब इस रिएक्शन को थोड़ा सा टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो मोल्स ही चेंज हो जाएगा, इसके 4 moles होंगे, 4 मोल, इसको रिएक्शन को सही से लिख लो, MO2 गिव्स 4MO प्लस 2O2 हो जाएगा, ये रिएक्शन ऐसा हो जाएगा, ये दोनों तो सॉलिड है, ये गैस है। देखो पी डेल्टा वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, RT डेल्टा एन लिख सकते हैं, डेल्टा एन जी, है ना। तो माइनस आर की वैल्यू दिया हुआ है जो कि तुम 25/3 पकड़ो, किलो जूल पूछा है ना, तो 3 × 1000 भी पकड़ लो। किलो जूल टेम्परेचर कितना गया 227, मतलब 500 है, 273 ऐड कर लो, इंटू डेल एन जी कितना हो जाएगा 2 - 4 2, और ये दोनों सॉलिड है, तो डेल्टा एन जी का वैल्यू जो हो जाएगा सिर्फ 2 हो जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन जो है सी ऑप्शन आ जाएगा, है ना। 4 मोल्स के लिए गिवन है, तो रिएक्शन हम लोगों ने 4 मोल्स के लिए लिख ली, तो डेल्टा एन जी कैलकुलेट करते वक्त ये ध्यान रखना, इसमें एक्स 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30. At 25 degrees Celsius, the combustion of 1 mole of liquid benzene, the heat of reaction at constant pressure is given by del H given है. Calculate the heat at constant volume. That constant volume का मतलब del U है. Heat at constant pressure और is del H. Heat at constant volume is del U. तो del H is equal to del U plus RT delta NG. तो हमें पूछा है constant volume वाला पूछा है, तो del U पूछा है. del U is equal to del H minus RT डेल्टा एन जी, है ना। तो डेल एच की मैंने कैलोरी में है ना, किलो कैलोरी में है, किलो कैलोरी में आंसर है, तो डेल एच कैलोरी में है, तो किलो में करने से 780.98 हो जाएगा, माइनस में, माइनस कैलोरी में आर की वैल्यू 2 होती है, किलो कैलोरी मतलब डिवाइडेड बाय 1000 कर लो। आर टी टेम्परेचर कितना है एट 25 डिग्री सेल्सियस, 298 केल्विन मतलब 300 मान के चल लो, इनटू डेल एन जी, डेल एन जी कैलकुलेट करो इसका, देखो ये लिक्विड है, कोई काम नहीं है, गैस है, 6 मोल ऑफ गैस है, माइनस 7/2 गैस है, बाकी दोनों तो लिक्विड है, तो डेल एन जी का वैल्यू हो जाएगा 6, सॉरी कितना, हाँ 6 माइनस 7/2, दैट इज डेल एन। तो ये कैलकुलेट करोगे तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 30 का, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले को याद रखो, क्लास के नोट्स को प्रॉपर्ली रिवीजन करो, मैंने कब कौन सा फॉर्मूला यूज करने के लिए दिया था, अच्छे से लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 30 हो चुका है, 31 में आते हैं। 31 क्या बोल रहा है, गिवन दैट C प्लस O2 गिव्स CO2, डेल H जो है इसकी -A है, 2CO प्लस O2 गिव्स 2CO2, इसकी -B है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO कैसे निकलेगा, C प्लस हाफ O2। फॉर्मेशन रिएक्शन कैसे लिखते हैं वो तुम्हें याद है ना, मैंने बहुत बार बताया था कैसे लिखते हैं फॉर्मेशन, कॉपी रिवाइज करो। सो उसकी डेल एच क्या होगी, ये सी कहाँ से आ रहा है, पहले वाले से, वो भी लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में 1 मोल है ना, और कहीं से दूसरे से नहीं आ रहा, तो इसको एज इट इज यूज करना पड़ेगा, तो -A, है ना। O2 दोनों साइड से आ रहा है, तो मत देखो, CO कौन से वाले रिएक्शन से आ रहा है, सेकंड वाले रिएक्शन से आ रहा है, सेकंड वाले रिएक्शन में लेफ्ट साइड में है, तो उसको उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा मतलब -B की जगह B, ऊपर से 1 मोल चाहिए, इसमें 2 मोल है, तो डिवाइडेड बाई 2, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, 31। ये मैं शॉर्टकट में करता हूँ हमेशा, सिंगल सोर्स कॉन्सेप्ट से, है ना। रिवाइज द कॉपी। Question number 32. The enthalpy of neutralization of NaOH with acetic acid is 55.2। देखो NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, तो इसीलिए 55 किलो जूल आया, वैसे तो दोनों स्ट्रॉन्ग होने से 57.3 आता है। एंड विथ HCl इज 57.1, चलो 57.1 की बने, HCl के साथ 57.1 होता है।
ठीक है, क्यों कम आ गया? बिकॉज थोड़ा बहुत एनर्जी उसको डिकम्पोज करने में यूज हो गया जो वीक एसिड था। दिस हैपेंस बिकॉज, अच्छा ऐसा ही वही क्वेश्चन है, सम हीट इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट आयोडाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड। वेरी गुड, वेरी वेरी मच करेक्ट। अगर कॉपी याद है, कॉपी में ये लाइन लिखा हुआ है जैसे कि अगर एक भी वीक यूज होता है तो उसको डिकम्पोज करने के लिए थोड़ा सा एनर्जी यूज हो जाएगा, तो एनर्जी जो रिलीज होगा वो 57.3 से थोड़ा सा कम रिलीज होगा अगर कोई भी एक वीक बंदा है तो 32 वाला क्वेश्चन हो गया है। 33, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज 57। 57 स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग दोनों है तो है ना। The heat released when 0.5 moles of HNO3 solution is added to 0.2 moles of NaOH solution is, पहली बात तो HNO3 है और NaOH है ना, तो NaNO3 बनेगा प्लस H2O बनेगा, बैलेंस रिएक्शन ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो दोनों 1:1 में रिएक्ट करता है, तो लिमिटिंग रीजन कौन हो जाएगा? जो छोटा अमाउंट में रहेगा। छोटा अमाउंट में कौन है? 0.2 मोल्स ऑफ NaOH है, 0.2 मोल्स है, इतना ही रिएक्ट होगा, दोनों का 0.2 ही रिएक्ट होगा, है ना। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड इज इतना किलो जूल। अब देखो, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 57 है, 57 कितने के लिए होता है? 1 इक्विवेलेंट के लिए होता है, दोनों का एन फैक्टर 1 ही है, तो 1 इक्विवेलेंट 1 मोल। तो 1 मोल के लिए 57 है, सॉरी नॉट 54, 57 है, ठीक है। तो 0.2 मोल के लिए कितना होगा? 0.2 इंटू 57 कर देने से आ जाएगा आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर? यह है क्वेश्चन नंबर 33। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज 1 इक्विवेलेंट, एन फैक्टर 1 है, तो एक मोल के लिए होगा, तो 0.2 मोल के लिए 0.5 या 0.2, 0.2 बिकॉज लिमिटिंग रीजन हो जाएगा 0.2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 34, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज, मतलब एक मोल NH3 फॉर्म करने के लिए -63 किलो जूल हीट है। डेल H फॉर द रिएक्शन, देखो क्या है, हमें कौन सा रिएक्शन का गिवन है? N2 हाफ N2 प्लस 3/2 H2 गिव्स NH3। इस रिएक्शन का है -46। अब ये जो गिवन रिएक्शन है ये इसका उल्टा है, उल्टा होगा तो 46 ऊपर से 2 मोल ऑफ NH3 है, तो इंटू 2, तो आंसर 92। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी कैलकुलेशन। 35 में आओ, द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। बिल्कुल डिपेंड करता है डेल एच, फिजिकल स्टेट लिक्विड होगा कि गैस होगा। यूज ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड सेम प्रोडक्ट्स, डिफरेंट रिएक्टेंट्स होगा अगर प्रोडक्ट सेम होगा तो डेल एच डिपेंड बिल्कुल करेगा। सेम रिएक्टेंट और सेम प्रोडक्ट होता तो डेल एच डिपेंड नहीं करता, अगर जैसे भी इंटरमीडिएट बने, इंटरमीडिएट में डेल एच डिपेंडेंट नहीं होती। क्या पूछा सी में? नेचर ऑफ इंटरमीडिएट ऑफ द रिएक्शन स्टेप्स, हाँ बिल्कुल इंटरमीडिएट पे डिपेंड नहीं करता, अगर रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, तो डेल एच भी सेम होगा, वही तो हैश लॉ है बेसिकली, है ना। तो बेसिकली डिफरेंस इन इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर इन्वॉल्विंग द सब्सटेंसेस डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे भी। तो इंडिपेंडेंट किसमें है? सी, इंटरमीडिएट पे डेल एच डिपेंड नहीं करता। 36, the enthalpies of formation of Al2O3 and Cr2O3 are given this. Del H of the reaction, this is, देखो ये Al है और ये है, ये दोनों तो क्या है? रेफरेंस स्टेट है, तो इसकी तो फॉर्मेशन वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इन दोनों का फॉर्मेशन गिवन है, तो क्या करोगे? कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दोगे, काम खत्म। सो डेल एच ऑफ दैट रिएक्शन जो है विल बी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में Al2O3 है, Al2O3 का -1596 है, माइनस ऑफ रिएक्टेंट में कौन है? Cr2O3 है, -1134। बाकी ये दोनों सॉलिड, ये दोनों रेफरेंस स्टेट में है, ये दोनों सॉलिड होते हैं, है ना। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी सब्सटेंस इन रेफरेंस स्टेट इज 0। ठीक है, तो ये वाला कैलकुलेशन कर लो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 36 इज डन। 37, हैश लॉ। हैश लॉ क्या करता है? हैश लॉ स्टेट्स दैट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एन ओवरऑल रिएक्शन इज द सम ऑफ द एंथैल्पी चेंज इन इंडिविजुअल रिएक्शन। बिल्कुल वही तो हम लोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हैश लॉ का, है ना। बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज अ कंपाउंड इज सेम as the enthalpy of decomposition of compound into constituent elements but with opposite sign। ये तो हैश लॉ नहीं है, ये हो सकता है करेक्ट हो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज सेम एज एंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन, बिल्कुल फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन एक दूसरे का उल्टा है, अपोजिट साइन है, ये हैश लॉ नहीं है, ये रूल करेक्ट है। ये मतलब बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ एंथैल्पी है, हम लोगों ने पढ़ा है एरिथमेटिक इन एंथैल्पी, वो वाला कॉन्सेप्ट है।
At constant temperature, the pressure of a gas is inversely proportional to its volume. At constant temperature, pressure of the gas is बिल्कुल ये भी gas law है, Hesh law नहीं है. A mass of a gas dissolved per liter of a solvent is proportional to pressure of the gas in equilibrium with the solution. PV is equal to nRT. PV is equal to ऐसे ही कर लेते हैं इसको, वैसे Hesh law तो है नहीं. M by molar mass RT. The mass of a gas M is equal to P V into M by RT. The mass of a gas dissolved per liter of solvent is proportional to the pressure of the gas at equilibrium with the mass of the gas dissolved in per liter of the solvent is proportional to the pressure of the gas in equilibrium with the solution. ये हेनरीज लॉ वाला कॉन्सेप्ट है. मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द गैस dissolved per liter, मतलब जो concentration of the gas है of a solvent is proportional to the pressure of the gas. हाँ बिल्कुल, ये हेनरीज लॉ है, लेकिन ये फिर से हैश लॉ नहीं है ना. ये कॉन्सेप्ट से नहीं आ रहा है कि जितना प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ही मोल फ्रैक्शन बोलेगा. मोल फ्रैक्शन इज कंसंट्रेशन टर्म, मास पर लीटर इज आल्सो कंसंट्रेशन टर्म ही है. बेसिकली मास मतलब मोल्स पर लीटर एक्चुअली होता है, ठीक है. मोलर मास तो फिक्स रहेगा गैस की. The heat of formation of two compounds A and B are इतना and इतना respectively. Which of the following statement is correct? देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन दोनों का नेगेटिव है, मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है. जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा प्रोडक्ट उतना स्टेबल रहता है, बिकॉज हाई एनर्जी इज लेस स्टेबिलिटी, लो एनर्जी इज स्टेबिलिटी. जितना ज्यादा निकल के एनर्जी चला जाएगा प्रोडक्ट स्टेबल रहेगा. तो बी का एनर्जी ज्यादा निकला है तो ए इज लेस स्टेबल देन बी. 38 इज इक्वेशन. 39 हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथानॉल इज गिवन बाय द केमिकल इक्वेशन. तो मिथानॉल के आगे 1 मोल रहना चाहिए. मिथानॉल के कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से फॉर्म होगा और तीनों रेफरेंस स्टेट में होना चाहिए, वही रूल है. तो ऑप्शन नंबर बी है. सी क्यों करेक्ट नहीं है? बिकॉज कार्बन का रेफरेंस स्टेट डायमंड नहीं होता, ग्रेफाइट होता है. ठीक है, पर कॉपी रिवाइज कर लो, मैंने अच्छे से देके रखा है ये सब चीजें. 40 में आ जाओ. द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2 cyclohexene and cyclohexane and cyclohexene are this. The heat of hydrogenation of cyclohexene हीट ऑफ हाइड्रोजन अगर हाइड्रोजनेशन करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमें साइक्लोहेक्सेन मिलेगा. ठीक है, साइक्लोहेक्सीन में अगर हाइड्रोजन ऐड कर दोगे, ठीक है, तो बेसिकली साइक्लोहेक्सेन मिलेगा. ये सब ऑर्गेनिक में पढ़े हो तुम लोग, ठीक. 42 नंबर क्वेश्चन, कौन सा 40 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 40, क्वेश्चन नंबर 40. अब क्या बोल रहा है, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन, इन तीनों का कंबशन गिवन है. इन तीनों का कंबशन गिवन होने से क्या करोगे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर लोगे. साइक्लोहेक्सीन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन साइक्लोहेक्सीन का कितना है, हेक्सीन का है -3800 प्लस H2 का कितना है -241 माइनस साइक्लोहेक्सेन का कितना है -3920. इससे तुम्हें आंसर मिल जाएगा, है ना. तो रिएक्शन को प्रेडिक्ट कर लिया. हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन ये इजी रिएक्शन है. कंबशन गिवन है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर लिया. फॉर्मेशन गिवन होता तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते. बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है तो सॉरी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते, बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है तो. ठीक है, तो 40 नंबर क्वेश्चन हो गया. 41 which of the following is not an endothermic reaction? इसमें से कौन सा एंडोथर्मिक नहीं है? कंबशन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ऑप्शन नंबर सी. बाकी तीनों एंडोथर्मिक है. 42 the heats of neutralization of HCl with NH4OH. HCl with NH4OH heat of neutralization, तो NH4Cl बन जाएगा, NH4Cl बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा.
इसकी -51.4 है, -51.4। कौन सा वाला क्वेश्चन है? 42। HCl with NaOH, HCl plus NaOH will give NaCl plus water। इसकी है -57.3, जो कि होना भी चाहिए, दोनों स्ट्रॉन्ग है। -57.3। थर्ड वाला है NaOH and NaOH plus CH3COOH, CH3COO Na plus H2, इसकी है -50.6। The heat of neutralization of acetic acid and NH4OH, acetic acid चाहिए प्लस क्या चाहिए? NH4OH। तो क्या करना पड़ेगा? ये वाला एसिटिक एसिड थर्ड वाले से आएगा, ये वाला फर्स्ट वाले से आएगा, तो बच्चे HCl और NaOH, ये वाला हटाना पड़ेगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा? इसकी जो डेल H होगी, तो फर्स्ट वाले से NH4OH आएगा तो -51.4 प्लस थर्ड वाले से CH3COOH आएगा -50.6, और ये हटाना पड़ेगा, तो -57.3। ये भी हैसलॉ का इक्वेशन है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 42 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। गिवन दैट, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दिया हुआ, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलिन। एसिटाइलिन क्या है? C2H2, C2H2, एसिटाइलिन C2H2 फॉर्म करोगे, रेफरेंस डेट में आना पड़ेगा। 43 है, कार्बन का रेफरेंस डेट C होता है, C, तो 2C प्लस H2, ये वाला का चाहिए। देखो कार्बन कहाँ से आ रहा है? सिंगल सोर्स, पहले सिंगल सोर्स कॉन्सेप्ट मेरा कॉपी फॉलो करो, क्लास याद करो। तो C पहले वाले रिएक्शन से ही C आता है, वो भी 2 मोल ही आ रहा है, इसमें भी 2 मोल चाहिए, लेफ्ट साइड में चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले वाले रिएक्शन को एज इट इज यूज कर लो, टिक मार्क दे दिया मैंने। तो -787, और उसको छूना नहीं है। H2 कौन से वाले रिएक्शन से आ रहा है? H2 सेकंड वाले रिएक्शन से आ रहा है, वो भी 1 मोल ही आ रहा है, लेफ्ट साइड में ही है, तो उसको टिक मार्क लगा दो। और प्लस माइनस कितना आ जाएगा? 286। C2H2 देखो थर्ड वाले से आएगा, लेकिन लेफ्ट साइड में, हमें चाहिए राइट साइड में, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा मतलब माइनस लगा दो, है ना। तो माइनस ऑफ -1301, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ये उन्हीं लोगों को समझ में आ गया जो कि मेरा क्लास करा हुआ है, कि एक लाइन में ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक बार कॉपी रिवाइज कर लेना, सिंगल सोर्स कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया है। 44 नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग बॉन्ड एंथैल्पी, दिस एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन, दिस इज, देखो बॉन्ड एंथैल्पी अगर गिवन है तो रिएक्टेंट में प्रोडक्ट करते हैं। तो 44 नंबर क्वेश्चन में रिएक्टेंट में सबसे पहले कितने C डबल बॉन्ड C है? एक C डबल बॉन्ड C है, तो C डबल बॉन्ड C का कितना है? 606.1, 606.1, C डबल बॉन्ड C हो जाएगा। CH कितने हैं? 4, तो +4 इंटू CH कितना है? 410.5, 410.5। ये पहले वाले कंपाउंड का हो गया। दूसरा वाला कंपाउंड HH है, प्लस HH का कितना है? 431.37, ये रिएक्टेंट के हो गए। माइनस प्रोडक्ट में C सिंगल बॉन्ड C है एक, C सिंगल बॉन्ड C का कितना है? 336.49, माइनस 6 कार्बन हाइड्रोजन है, 6 इंटू कार्बन हाइड्रोजन का कितना है? 410.5। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर बी आ जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन है। तो 44 नंबर क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 45।
When 400 ml of 0.2 normal solution of weak acid is neutralized by dilute aqueous solution of sodium hydroxide under standard condition, 4.4 kilojoule amount of heat is liberated. Therefore, the standard enthalpy of neutralization of this weak acid is स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मतलब वन इक्विवेलेंट है ना। हमें कितने इक्विवेलेंट का गिवन है वो देख लो। हमारे पास जो इक्विवेलेंट है 45, जो इक्विवेलेंट वैल्यू दिया हुआ है, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी। 0.4 लीटर में चाहिए वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी दैट इज 0.2। इसका आंसर आएगा 0.08 है ना, 0.08। तो इतने इक्विवेलेंट 0.08 इक्विवेलेंट में इतना हीट लिबरेटेड होता है, 4.4 किलो जूल होता है। ठीक है, therefore the standard enthalpy of न्यूट्रलाइजेशन मतलब कितना चाहिए, वन इक्विवेलेंट के लिए चाहिए, तो वन में कितना होगा 4.4 डिवाइडेड बाय 0.08 है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज नेगेटिव है ना, हीट रिलीज होता है। तो पहले में माइनस क्यों नहीं दिया 4.4 में, बिकॉज लिबरेटेड वर्ड यूज है। फाइनली स्टैंडर्ड एंथैल्पी पूछा, डेलिज की वैल्यू पूछा है, तो डेलिज नेगेटिव आता है। 57.3 से थोड़ा सा कम आएगा बिकॉज वीक एसिड है ना, तो 50 माइनस 55 आ जाएगा इसको अगर सॉल्व करोगे तो। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज पेपर। इट वाज अ कॉन्सेप्चुअल पेपर, गुड पेपर, नीट लेवल पेपर है ना। दो एक अच्छा क्वेश्चंस भी है उससे थोड़ा सा ऊपर। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, 2 बार प्रैक्टिस करो जो चीजें तुमसे रॉन्ग हुई हो। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट पेपर देन। बाय बाय फॉर टाइमिंग।